सुप्रभात। मैं मनोज चौटिया जीव विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। आज का अपना टॉपिक है प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति, ठीक है। अपन पढ़ रहे हैं प्रकाश संश्लेषण, मतलब प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया, जिसमें ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में प्राप्त होती है। अब देखिए प्रकाश की प्रकृति क्या है। प्रकाश, या यूं कहें कि पृथ्वी के ऊपर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। पृथ्वी के ऊपर ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। और सूर्य से सामान्यतः प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में अपने को प्राप्त होता है, जिनकी तरंग दैर्घ्य सामान्यतः 200 नैनोमीटर से 40,000 नैनोमीटर तक होती है। इनमें से 200 से 40,000 नैनोमीटर तक की तरंग दैर्घ्य होती है। इनमें से 390 से लेकर, यूं कहते हैं अपन, ये भाग मान लीजिए, ये क्या है? 390 नैनोमीटर से 780 नैनोमीटर तक का जो प्रकाश है, इस प्रकाश को अपन कहते हैं दृश्य प्रकाश। अर्थात प्रकाश की वह मात्रा जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं, क्या कहलाती है? दृश्य प्रकाश या लाइट, विजिबल लाइट। अब देखिए 200 से 390 नैनोमीटर तक का जो प्रकाश है वो क्या कहलाता है? और 780 से लेकर 40,000 नैनोमीटर तक का प्रकाश क्या कहलाता है? तो उससे पहले अपन जानते हैं कि दृश्य प्रकाश जिसका रंग अपने को कैसा दिखाई देता है? सफेद दिखाई देता है, ठीक है। और वो वास्तव में सफेद नहीं है, आप लोगों को पता है। ये क्या करता है? विबग्योर के नियम का पालन करता है, ठीक है। वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अर्थात दृश्य प्रकाश जो है वो बैंगनी प्रकाश से प्रारंभ होता है, ठीक है, और लाल प्रकाश पर क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। यहां बैंगनी प्रकाश की जो आवृत्ति है वो 390 से 430 नैनोमीटर है। 390 से 430 तो क्या है? बैंगनी है। और 660 से 780 नैनोमीटर तक, 660 से 780 नैनोमीटर तक क्या है? लाल प्रकाश है। अब देखिए बैंगनी, ठीक है। अब इससे पहले का, यानी 200 से 390 तक का प्रकाश क्या हो गया अपने पास? पैरा बैंगनी प्रकाश। बैंगनी के पहले एक शब्द लग गया पैरा, ठीक है। और उसी प्रकार लाल प्रकाश के बाद का जो प्रकाश है वो क्या हो जाएगा? अवरक्त लाल। अवरक्त लाल या इंफ्रारेड, ठीक है। ये होगी अपनी प्रकाश की प्रवृत्ति। इसको अपन कह देते हैं अल्ट्रा वोयलेट। तो अल्ट्रा वोयलेट जो प्रकाश है उसकी आवृत्ति क्या है? 200 से 390 नैनोमीटर। और उसके बाद में दृश्य प्रकाश प्रारंभ हो जाता है, जो कि बैंगनी से प्रारंभ होकर लाल रंग पर समाप्त होता है। यहां पर 1-2-3 छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं। एक प्रश्न ये है कि इनमें से मध्य का कलर कौन सा है? तो अगर हम देखें तो मध्य का कलर ग्रीन होता है। लेकिन चूंकि आप लोगों को पता होगा कि हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। हरे प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। और ये जो विभेदन किया गया है वो नैनोमीटर के आधार पर या इसकी आवृत्ति के आधार पर किया गया है। तो आपको याद रखना है कि जो ब्लू है, यानी नीला प्रकाश जो है वो क्या है? मध्य का कलर है। किसके? दृश्य प्रकाश के, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या है? CO2 प्लस H2O, ठीक है। तो CO2 के एक अणु के अपचयन में जितने प्रकाश की आवश्यकता, और ये अपन पहले पढ़ चुके हैं कि प्रकाश फोटोन या क्वांटम के रूप में सूर्य से प्राप्त होता है। तो एक CO2 के अणु को अपचयित करने में लगभग 8 फोटोन की आवश्यकता होती है। एक CO2 के अणु को अपचयित करने में 8 फोटोन की आवश्यकता होती है। और इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं क्वांटम
आवश्यकता, याद रखना अपने को कि क्वांटम आवश्यकता किसे कहते हैं। CO2 के एक अणु को अपचयित करने के लिए 8 फोटोन की आवश्यकता होती है, जिसे क्वांटम आवश्यकता कहते हैं। इसके अलावा जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में अपने को पता है ऑर्गेनिक एसिड और प्लस क्या प्राप्त होता है अपने को, O2 प्राप्त होती है, ऑक्सीजन सह उत्पादन के रूप में प्राप्त होती है। तो एक फोटोन से, ठीक है, एक फोटोन से जितनी ऑक्सीजन अपने को प्राप्त होती है उसको कहते हैं क्वांटम उत्पादन। उसको क्या कहेंगे, क्वांटम उत्पादन। तो ये दो छोटे छोटे प्रश्न और आप याद रखेंगे कि O2 के अणुओं की संख्या जो प्राप्त होती है उसके क्वांटम उत्पादन कहते हैं। उसके बाद में आती है अपनी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में दो क्रियाएं होती है। कौन कौन सी, एक प्रकाशिक अभिक्रिया और दूसरी अप्रकाशिक अभिक्रिया। अर्थात एक वह अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है और दूसरी अभिक्रिया जो प्रकाश की अनुपस्थिति में होती है, अर्थात रात्रि को। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर हम लगातार किसी पौधे को प्रकाश दें, यानी दिन में तो सूर्य का प्रकाश उसको मिल रही है और रात्रि में अगर उसके सामने कोई बल्ब वगैरह लगा दे, प्रकाश की व्यवस्था कर दें, तो वह पौधा अधिक समय तक जीवित नहीं रहेगा, क्योंकि CO2 का जो अपचयन है उसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह ऊर्जा दिन के समय NADPH2 और ATP के रूप में प्राप्त होती है। और आप लोगों को पता है कि NADPH2 जो है वो भी एक ऊर्जा बॉन्ड है, ठीक है। और अगले अध्याय में अपन पढ़ेंगे रेस्पिरेशन की, जब NADPH2 ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में प्रवेश करता है तो NADPH2, FADS2 इन सब को किस में रूपांतरित कर देता है, ऊर्जादायक पदार्थ ATP के रूप में। और ATP क्या है आप लोग जानते हैं, ऊर्जा मुद्रा है, ठीक है। तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया और अप्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया का मतलब प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली क्रियाएं। कौन कौन सी क्रियाएं होती है, तो देखिए यहाँ 5 क्रियाओं को मैंने बोर्ड पे लिख दिया, आप एज इट इज इनको उतार लेंगे, इनमें ज्यादा डिस्क्रिप्शन करने की आपको आवश्यकता नहीं है। पहला है प्रकाश का अवशोषण व क्लोरोफिल अणु का उत्तेजित होना। तो जैसा कि कल हमने पढ़ा था, क्या, वर्णक, ये वर्णक क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। और दो प्रकार के वर्णक क्लोरोफिल A और क्लोरोफिल B तो सभी प्रकार के प्रकाश तंत्रों में पाए जाते हैं। और क्लोरोफिल A जो है वो क्या करता है, अभिक्रिया के केंद्र की भांति कार्य करता है, जो अपन ने वर्णक पढ़े थे। कौन कौन से, पहला क्लोरोफिल, दूसरा कैरोटीनॉइड्स और तीसरा फाइकोबिलिन्स। तो कैरोटीनॉइड्स और फाइकोबिलिन्स क्या करते हैं, सहायक वर्णक की भांति कार्य करते हैं और ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके किसको स्थानांतरित कर देते हैं, क्लोरोफिल को, जिससे क्या होता है, क्लोरोफिल का अणु उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि प्रकाश ऊर्जा को किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है, वर्णकों के द्वारा। तो यहां देखिए पहली अभिक्रिया प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का अवशोषण वर्णकों के द्वारा हुआ, क्लोरोफिल प्लस फोटोन। और ये क्या हो गया, क्लोरोफिल स्टार लगा दिया मैंने, इसका मतलब क्या है कि क्लोरोफिल उत्तेजित अवस्था में आ गया। दूसरी अभिक्रिया देखिए, जल का प्रकाशिक अपघटन व ऑक्सीजन का मुक्त होना या ऑक्सीजन का निष्कासन। तो ये भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है एक नंबर के प्रश्न के तौर पे कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में आप लोगों को पता है कि अपन ने क्लोरोफिल का सूत्र देखा था, C55H72O4N5N4Mg, यानी क्लोरोफिल अणु में भी क्या है, ऑक्सीजन है। CO2 में भी क्या है, ऑक्सीजन है। जल में भी क्या है, ऑक्सीजन है, H2O। तो प्रश्न यह आता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीजन का निष्कासन किस से होता है। उत्तर क्या हो जाएगा अपना, जल का प्रकाशिक अपघटन व ऑक्सीजन का मुक्त होना। 2H2O एक एग्जांपल लिया अपन ने, क्या होगा, लाइट आएगी तो क्या होगा, जल अपने अणुओं में टूटेगा, हाइड्रोजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। इसलिए दिन के समय प्रकाश की उपस्थिति में हरे पादप क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। उसके बाद में जो अपन एनर्जी बॉन्ड या एनर्जी दायक पदार्थ की बात कर रहे थे, NADPH2 का निर्माण, ये भी कब होता है, दिन के समय होता है।
और NADPH2 क्या है, देखिए NADP का नाम आप लोगों को पता है, निकोटिनएमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। दोबारा रिपीट कर देता हूं, निकोटिनएमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, और हाइड्रोजन के साथ ये क्रिया कर रहा है तो NADPH2 का निर्माण हो रहा है, इसका मतलब NADPH2। तो NADPH2 का नाम क्या हो जाएगा, तो जो भी नाम अपन ने लिखा है उसके पहले एक शब्द लग जाएगा, कौन सा, अपचयित। क्या हो जाएगा, अपचयित निकोटिनएमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट। दो NADP जो ये प्रकाश के जल के प्रकाशिक अपघटन से हाइड्रोजन अणु और इलेक्ट्रॉन मुक्त हुए थे, उन इलेक्ट्रॉनों के साथ और हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके NADP क्या करता है, NADPH2 का निर्माण कर लेता है। नेक्स्ट है प्रकाश फास्फोरिलीकरण। तो ध्यान में रखिए, फास्फोरिलीकरण किसे कहते हैं, कई प्रश्न इसके ऊपर बनते हैं। फास्फोरिलीकरण, ADP से ATP का निर्माण, क्या कह रहा हूं मैं, ADP से ATP का निर्माण क्या कहलाता है, फास्फोरिलीकरण कहलाता है। इतना याद रखना आपको, ADP से ATP का निर्माण फास्फोरिलीकरण कहलाता है। ठीक है, अब अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ADP से ATP का निर्माण होता है तो ये क्या हो गया, वायवीय फास्फोरिलीकरण। और यहां हम क्या देख रहे हैं, प्रकाशिक अभिक्रिया, अर्थात प्रकाश की उपस्थिति में क्या हो रहा है, ATP का निर्माण हो रहा है। और ATP क्या है, एक ऊर्जादायक पदार्थ है। तो प्रकाश की उपस्थिति में ATP का निर्माण हो रहा है, उसको क्या कह देंगे, प्रकाश फास्फोरिलीकरण। पांचवा है लाल पतन, इमर्शन प्रभाव, लाल पतन प्रभाव और दो प्रकाश तंत्र। देखिए क्या होता है, अपन जानते हैं, अभी अपन ने पढ़ा था प्रकाश की प्रवृत्ति कि बैंगनी रंग के ऊपर क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रारंभ होती है और यह बढ़ते बढ़ते लाल रंग के प्रकाश में सर्वाधिक हो जाती है। लेकिन अगर किसी पादप को हम ये चाहते हैं कि ज्यादा प्रकाश उत्पादन हो, ठीक है, ज्यादा प्रकाश संश्लेषण हो, ज्यादा ऑक्सीजन मिले, तो अगर लगातार प्रकाश दिया जाए और किस रंग का, लाल रंग का, तो उसमें उत्पादन बढ़ने की बजाय क्या होता है, घट जाता है। इसको क्या कहते हैं, लाल पतन प्रभाव या रेड ड्रॉप इफेक्ट। रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या हो गया, किसी पादप को लगातार लाल रंग का प्रकाश दिए जाने पर प्रकाश संश्लेषण की दर गिर जाती है, इसे क्या कहते हैं, लाल पतन प्रभाव या रेड ड्रॉप इफेक्ट। इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। मान लीजिए हिंदी में नहीं दे अगला, सिर्फ ये लिख दे कि रेड ड्रॉप इफेक्ट क्या है, तो अपने को याद रखना है रेड ड्रॉप इफेक्ट या लाल पतन प्रभाव क्या है, एक ही बात है। क्या है कि किसी भी पादप को लगातार लाल रंग का प्रकाश दिया जाए तो प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ने के बजाय क्या हो जाती है, घट जाती है। उसके बाद में आता है इमर्शन प्रभाव। इमर्शन ने क्या किया, इमर्शन एक वैज्ञानिक का नाम है और उसी के नाम के आधार पे इसके प्रभाव को प्रदर्शित किया गया है। इमर्शन ने यह कहा कि जब हम किसी पादप को लगातार लाल रंग का प्रकाश देते हैं तो उत्पादन गिर जाता है, लेकिन अगर उसी पादप को रेगुलर इंटरवल में अलग अलग रंग का प्रकाश दिया जाए, ठीक है, लाल दे दिया फिर बैंगनी दे दिया, या लाल दे दिया फिर नीला दे दिया, लाल दे दिया फिर पीला दे दिया, इस प्रकार से अगर रेगुलर इंटरवल में अलग अलग रंग का प्रकाश पादप को मिले तो क्या होता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण की दर में पुनः बढ़ोतरी हो जाती है। तो अपन जानते हैं कि सूर्य सुबह उगता है जबकि उसकी तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता कम होती है, दोपहर को ज्यादा फिर शाम को कम। इस प्रकार से रेगुलर इंटरवल में अलग अलग रंग का प्रकाश पादप को मिलता है, जिससे कि उसके अंदर प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ती रहती है। तो इसी आधार पे इमर्सन ने दो प्रकाश तंत्रों की संरचना बताई कि दो प्रकाश के प्रकाश तंत्र पाए जाते हैं। एक वह जो जिसके कारण उच्च ऊर्जा पे क्लोरोफिल उत्तेजित अवस्था में आता है और दूसरा थोड़ी कम ऊर्जा के ऊपर क्लोरोफिल उत्तेजित अवस्था में आता है। इस प्रकार से दो प्रकाश तंत्रों की व्यवस्था की गई या दो प्रकाश तंत्र पादपों के अंतर्गत पाए जाते हैं, जिसको अपन आगे देखते हैं। प्रकाश तंत्र प्रथम का निर्माण क्लोरोफिल ए के विभिन्न अणु जैसे क्लोरोफिल 660, क्लोरोफिल 670, क्लोरोफिल 680, क्लोरोफिल 690 व क्लोरोफिल 700 करते हैं। देखिए होता क्या है कि ये विभिन्न प्रकार के क्लोरोफिल अणु हैं, ठीक है, और इनमें से ये समस्त अणु क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके ये ऊर्जा को क्या कर देते हैं, एक दूसरे को स्थानांतरित कर देते हैं, ठीक है। और ये लास्ट में क्या आ गया अपने पास,
क्लोरोफिल 700, ठीक है। और ये 700 क्या करता है, अभिक्रिया केंद्र की भांति कार्य करता है और इतनी प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करके इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्तेजित अवस्था में आ जाता है। तो हम यूं कह सकते हैं कि प्रकाश तंत्र सेकंड की तुलना में जैसे यहाँ P 680 है तो अधिक ऊर्जा पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आ जाता है, जबकि प्रकाश तंत्र सेकंड या द्वितीय का निर्माण क्लोरोफिल 673 और 680 के द्वारा किया जाता है। और इसमें क्लोरोफिल बी व फाइकोबिलिन्स, ऊपर वाले में क्या है कैरोटीनॉइड्स और नीचे वाले में फाइकोबिलिन्स, ये वर्णक काम करते हैं। और द्वितीय के अंदर भी इसी प्रकार से प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके इलेक्ट्रॉन का निष्कासन किया जाता है। ये दोनों की क्रियाविधि में आपको डायग्राम द्वारा समझा रहा हूं। ये देखिए प्रकाश तंत्र प्रथम, फोटो सिस्टम फर्स्ट। फोटो सिस्टम फर्स्ट से क्या होगा, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके क्लोरोफिल ए का अणु उत्तेजित अवस्था में आएगा और उत्तेजित अवस्था में आने के पश्चात इलेक्ट्रॉन का निष्कासन होगा। और ये इलेक्ट्रॉन एक फेरस सल्फर युक्त प्रोटीन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं। तो आप लोग जानते हैं कि जिनसे इलेक्ट्रॉनों का निष्कासन होता है उसका क्या हो गया ऑक्सीकरण, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका क्या हो गया अपचयन। तो इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है जो लगातार चलती रहती है। अब यहां से इलेक्ट्रॉन इसके द्वारा त्यागे जाते हैं और ये फेरेडॉक्सिन, तो ये जो भी नाम आ रहे हैं ये सब भी हम किस में इंक्लूड करेंगे, फोटो सिस्टम फर्स्ट, ठीक है। प्रकाश वर्णक तंत्र प्रथम के ये घटक है, ये फेरेडॉक्सिन द्वारा ग्रहण किए जाएंगे। फेरेडॉक्सिन द्वारा ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F, और जब साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F तक इलेक्ट्रॉनों का परिवहन होता है तो किसके कारण हो रहा है, प्रकाश ऊर्जा के कारण। और उस प्रकाश ऊर्जा के कारण जो ADP है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, ये इनऑर्गेनिक फास्फेट से क्रिया करके क्या कर लेगी, ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण कर लेगी और इलेक्ट्रॉन जो है वो पुनः साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन को त्याग दिए जाते हैं और प्लास्टोसाइनिन से पुनः इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटोसिस्टम फर्स्ट में आ जाते हैं। तो क्या हुआ यहाँ पे ATP का निर्माण हुआ, ठीक है। अब देखिए इसको हम चक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण भी कह देंगे। अभी मैंने आपको बताया था फास्फोरिलीकरण किसे कहते हैं, ADP से ATP का निर्माण क्या कहलाता है, फास्फोरिलीकरण। और ये क्रिया किसके कारण हो रही है, प्रकाश के कारण, प्रकाश की उपस्थिति में यह क्रिया हो रही है, इसलिए ये क्या है प्रकाश फोस्फोरिलीकरण। और दूसरी बात, जहां से इलेक्ट्रॉन निकले थे यानी फोटोसिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन निकले थे और इलेक्ट्रॉन चक्रीय भ्रमण करते हुए वापस कहां आ गए, फोटोसिस्टम फर्स्ट में ही आ गए, इसलिए ये क्या है चक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण। आगे आएगा अपना अचक्रीय फोटोसिस्टम सेकंड के अंतर्गत। इसलिए आप यहां पहले चक्रीय को समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन जहां से निकलते हैं पुनः वहीं पहुंच जाते हैं और इस दौरान बीच में ADP से ATP का निर्माण होता है, इसलिए इसे चक्रीय फोस्फोरिलीकरण। और चूंकि ये क्या हो रहा है प्रकाश की उपस्थिति में हो रहा है इसलिए इसे चक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण कहते हैं। ये देखिए फोटोसिस्टम सेकंड जो अपन ने बात की थी कि फोटोसिस्टम सेकंड क्या होता है, कम ऊर्जा के ऊपर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करता है। और साथ ही साथ यहाँ क्या होता है, देखिए ये प्रकाश आया और ये जो अपन ने प्रारंभ में बात की थी जल का प्रकाशीकरण हो गया। फोटोसिस्टम से जब उत्तेजित अवस्था में आता है तो इलेक्ट्रॉन निष्कासन होता है, यह इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है। अब फोटोसिस्टम सेकंड का निर्माण कौन कौन कर रहा है, तो देखिए P680 फियोफाइटिन, प्लास्टोक्यूनोन, साइटोक्रोम B6, साइटोक्रोम F, फोटोसिस्टम प्लास्टोसाइनिन, फोटोसिस्टम फर्स्ट, फेरस सल्फर युक्त प्रोटीन, फेरेडॉक्सिन, NADP, ये क्या कर रहे हैं प्रकाश तंत्र द्वितीय का निर्माण कर रहे हैं। अब देखिए यहां से इलेक्ट्रॉन निकला, फियोफाइटिन ने ग्रहण किया, फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन चले गए कहां, प्लास्टोक्यूनोन पर, और प्लास्टोक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन जाएंगे साइटोक्रोम B6 पर। और तो यो कह सकते हैं कि प्लास्टोक्यूनोन क्या है, संयोजक कड़ी है किसके बीच में, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकंड। एक प्रश्न बनता है यहाँ 1 नंबर का कि प्रकाश तंत्र प्रथम और प्रकाश तंत्र द्वितीय को जोड़ने वाली कड़ी कौन है, प्लास्टोक्यूनोन। अब प्लास्टोक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन जैसे ही साइटोक्रोम B6 पे गए तो क्या हुआ, ATP का निर्माण हुआ। अब साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F पे इलेक्ट्रॉन आए, आपको पता है एक ATP का निर्माण होता है, फिर
साइनिन पे और प्लास्टोसाइनिन से फोटोसिस्टम फर्स्ट। अब यहां से यह इलेक्ट्रॉन वापस नहीं जाता, ठीक है, वापस नहीं जाता और साथ में क्या हो रहा है, एटीपी का निर्माण हो रहा है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, अचक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण। यहां से इलेक्ट्रॉन फेरस सल्फर युक्त प्रोटीन से होते हुए फेरेडोक्सिन द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और फेरेडोक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन कौन ले लेगा, NADP। और यहां से जो जल का प्रकाशिक अपघटन हुआ है उससे निकले हुए हाइड्रोजन लेके ये क्या करता है, NADPH2 का निर्माण करता है। तो यह होगी अपनी प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया में हमने क्या बात कही कि ऊर्जा का निर्माण होता है। तो ऊर्जा का निर्माण देखिए ATP और NADPH2। और NADPH2 मैंने आपको बताया कि जब ETS में प्रवेश करते हैं तो ये भी क्या ATP में रूपांतरित हो जाते हैं और यह ऊर्जा काम में ली जाती है कब, CO2 के अपचयन में रात्रि को, यानी दिन के समय ऊर्जा का निर्माण होता है और उस ऊर्जा को रात्रि के समय उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए चक्रीय और अचक्रीय प्रकाश फोस्फोरिलीकरण में दो एक अंतर भी पूछे जा सकते हैं, तो अपन अंतर कर लेते हैं। पहला अंतर, चक्रीय में वर्णक तंत्र फर्स्ट या यूं कहते हैं केवल एक ही वर्णक तंत्र भाग लेता है। अचक्रीय प्रकाश फास्फोरिलीकरण में दोनों वर्णक तंत्र भाग लेते हैं। फिर चक्रीय फास्फोरिलीकरण में एक जगह एटीपी का निर्माण होता है, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में दो जगह एटीपी का निर्माण होता है। अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में जल का प्रकाशिक अपघटन होता है, चक्रीय फास्फोरिलीकरण में जल का प्रकाशिक अपघटन नहीं होता। अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में NADPH2 का निर्माण होता है, चक्रीय फास्फोरिलीकरण में NADPH2 का निर्माण नहीं होता। चक्रीय फास्फोरिलीकरण अधिक ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आता है, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण में कम ऊर्जा पर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित अवस्था में आता है। तो ये अपनी प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया यहां संपन्न होती है। कल हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया। धन्यवाद।